करना इसमें वही है कि जो पोर्शन को यहाँ से बाहर सबका हो गया तो हम किसको बता दें, सबका हो गया ना। तो जो पोर्शन यहाँ से बाहर निकाले हैं इस पोर्शन को आप यहीं पर पुनः रख दीजिए, तब ये पूरा एक स्फीयर हो जाएगा जिसका मास आप m लेट किए हैं। इसका मास जो आप निकाले थे उसका मास अगर m1 मान लें तो ये m1 का वैल्यू होगा टोटल मास m बाई टोटल वॉल्यूम। ये अभी मास का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम पर है तो आपको वॉल्यूम से डिवाइड करना चाहिए। कितना 4/3 पाई r। मास पर वॉल्यूम हो गया। अब इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r/2 का मतलब m/8। इसका मास हो गया m/8। ये रिमेनिंग मास जो m2 हो जाएगा ये 7m/8। अब रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास का तो केवल x कोऑर्डिनेट ही होगा। ये आप समझदार हैं, देख करके समझ सकते हैं। ये x कोऑर्डिनेट कितना होगा निकालना है तो फॉर्मूला है xcm इज m1x1 प्लस m2x2 बाय m1 प्लस xcm कितना है भाई 0। m1x1 m1 m/8 x1 r/2 m2 7m/8 x2 पता नहीं बाई m मतलब m2 वो m इधर मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा। x2 का वैल्यू आ जाएगा -r1। अगला क्वेश्चन ये है कि ये एक हेमिस्फीयर है। ये क्या है हेमिस्फीयर। इस हेमिस्फीयर का रेडियस r है और इस हेमिस्फीयर का ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो इस हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा ये तो आपको पता है 3r/8 पर। ये तो याद है। आपको क्या कहा गया है कि इसमें से एक कोण को बाहर निकाल लीजिए जिसका कि बेस सेम है। ये कोण जो है उसका हाइट r/2 है, मतलब ये पूरा r तक नहीं है, ये कोण r/2 तक ही है। तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा उसका सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन जो फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन remaining part of hemisphere if a cone of same base is removed as shown in figure. As shown in figure. देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो पोर्शन को आप यहां से रिमूव किए हैं उसको पुनः अपने जगह पर रख दीजिए। इसके मास को m1 मान लीजिए, इसके मास को m2 मान लीजिए, इस पूरे के मास को m मान लीजिए। इसका मास m1 कितना होगा टोटल मास m डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 2/3 पाई r³ इनटू इसका वॉल्यूम। इसका कितना 1/3 पाई r²h 1/3 पाई r²h। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप काट पीट दीजिए m/4। m1 हो गया m/4 और m2 हो गया 3m/4। अब ये बताओ कि ये जो हेमिस्फीयर है उसका सेंटर ऑफ मास हम लोगों को पता है कितना बल, तो
कहोगे सर हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास 3r/8 पर यहाँ, और ये जो कोन है इसका भी सेंटर ऑफ मास आपको पता है कहां पर, कहोगे h/4, h/4 सॉलिड कोन है, h/4 का मतलब r/8 यहाँ पर। ये जो पॉइंट है ये है सेंटर ऑफ मास ऑफ कोन r/8, और ये जो पॉइंट है ये है सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमिस्फीयर। कितना 3r/8। रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहां होगा ये बताना है। ये बात तो तुमको पता है कि रिमेनिंग पोर्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो सेंटर ऑफ मास तो y एक्सिस पर ही होगा, हमको YCM निकालना। फॉर्मूला होता है m1/1 m2/2 m1 + m2। बोलो YCM के लिए क्या लिखे, बोलो 0 लिखिए। YCM किसका, ये पूरे सिस्टम का, तो पूरे सिस्टम का कितना है 3r/8, तो YCM हो गया 3r/8। m1 m/4, y1 r/8, m2 y2 निकालना है बाय m1 + m2। इसको सॉल्व करो, देखो y2। ये अगला सवाल है कि ये एक सॉलिड कोन है, ये एक सॉलिड कोन है जिसका हाइट h दिया हुआ, और इसमें से एक कोन को बाहर निकाल दिया। इस सॉलिड कोन में से इस कोन को बाहर निकाल दिया, ये रिमेनिंग बच गया, इसको बाहर निकाल दिया। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि ये जो कोन बाहर निकाले हैं तो रिमेनिंग जो पार्ट बच गया उसका सेंटर ऑफ मास इस रिमूव्ड पार्ट के टिप पर है। रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास रिमूव्ड पार्ट के टिप पर है, तो बताइए कि रिमूव्ड पार्ट का हाइट कितना है, इस रिमूव्ड पार्ट का हाइट कितना है। ये क्वेश्चन लिख लो, ए कोन is removed from a solid cone, a cone is removed from a solid cone of same base as shown in figure. Find height of removed cone if center of mass of remaining part is at the tip of removed cone। तो एक बार देख लेते हैं, ये जो पोर्शन यहाँ से बाहर निकाले हैं उसको आप यहीं पर रख दीजिए। इसका मास m1, इसका मास m2, पूरे का मास m मान लीजिए। m1 कितना होगा ये देखो, टोटल मास m है, टोटल वॉल्यूम 1/3 πr²h, ये टोटल वॉल्यूम होगा, इनटू इसका वॉल्यूम 1/3 πr², ये हाइट x मान है। m1 का वैल्यू हो गया mx/h, m2 का वैल्यू इसका हो जाएगा m - m1 mx/h, mh - x/h, दोनों का मास निकल गया। अब फॉर्मूला यूज करिए, ये जो पोर्शन बाहर निकाले हैं जिसका मास m1 है उसका सेंटर ऑफ मास होगा x/4 पर।
क्योंकि बेस से h/4 पर होता है, तो इसका hx है तो x/4 पर हो गया। ये जो पूरा सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास बेस से कहां पर होगा, h/4 पर होगा। और जो रिमेनिंग पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास बेस से कितने हाइट पर है, x डिस्टेंस पर। आपके पास फॉर्मूला है YCM, m1 y1 m2 y2 m1 प्लस m2। YCM इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, इसके जगह क्या लिखें, h/4, पूरे सिस्टम का h/4। दिस इज m1, तो m1 के जगह लिख देते हैं यहाँ mx/h into y1 x/4। ठीक है ना जी, m1 y1 इसका मास, इसका y4 प्लस m2 इसका मास m h माइनस x/h, y2 इसका y कोऑर्डिनेट x बाई m1 प्लस m2। इस m को यहां से निकाल करके इससे उड़ा दीजिए। अब ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इस x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए तो x का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा h और दूसरा आएगा h/4। x का वैल्यू h फिजिकली सही नहीं है, क्योंकि h में से h को हटा देंगे फिर तो कुछ बचेगा नहीं, इसलिए x = h/3 सही है। h/3 हाइट के कोण को रिमूव करना पड़ेगा। अगला हेडिंग है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसे सपोज ये n पॉइंट मासेज का सिस्टम है, ये पहला पॉइंट मास है m1, कोऑर्डिनेट x1 y1 z1। ये दूसरा पॉइंट मास है m2, कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। ये पॉइंट मास है mn, कोऑर्डिनेट xn yn zn। अभी देखो मत जरा देखिए, ये जो पॉइंट मास है इसका दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। एक तो इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिखे और एक तरीका है कि इसका पोजीशन वेक्टर दिखा दे। इसका पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब, ओरिजिन से यहाँ तक मिलाने वाला वेक्टर, ये r1, इसका पोजीशन वेक्टर r2, इसका पोजीशन वेक्टर rn। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर निकालें तो सॉरी x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट तीनों निकाले, वो सिखाया आपको। अगर तुमसे पूछें कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर बता दीजिए, ये पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सपोज करो ये है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। अगर इसका पोजीशन वेक्टर आप निकाल लिए RCM, तो इसका मतलब तो वेक्टर है, तो इसका तीनों कंपोनेंट होगा, XCM, YCM, ZCM, एक साथ निकल जाएगा। इसका अगर x कंपोनेंट निकाले तो वो XCM को रिप्रेजेंट करेगा, y कंपोनेंट निकाले तो YCM, z कंपोनेंट निकाले तो ZCM। हम डायरेक्ट अगर RCM तुमसे पूछे तो कहोगे m1 r1 m2 r2 mn rn by m1 प्लस m2 प्लस mn, m1 प्लस m2 प्लस mn को हम m लिखिए, टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम। अब ये वेक्टर है, वेक्टर से वेक्टर, इस ये वेक्टर को क्या लिखेंगे, XCM I प्लस YCM J प्लस ZCM के। इस R1 को क्या लिखेंगे, X1 I प्लस Y1 J प्लस Z1 के। सिमिलरली इसका अब दोनों वेक्टर अगर सेम है तो x कंपोनेंट को इक्वेट करते हैं, y कंपोनेंट को इक्वेट करते हैं, z को इक्वेट करते हैं, तो इससे तीन इक्वेशन आए ना जी। अलग अलग वो तीनों इक्वेशन हम लिखते थे, उस तीनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे, पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी आता है, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन आता है। तो अगर तुमसे पूछे कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होगा, तो कहोगे पोजीशन पता है, डिफरेंशिएट करो। इसका डिफरेंशिएशन dRCM by dt, m1 बाहर हो गया, dR1 by dt, m2 dR2 by dt, mn dRn
बाय dt डिवाइडेड बाय टोटल मास m। इसको हम लोग क्या कहेंगे बोलो, VCM। This VCM is equal to how much? एक बार और लिख देते हैं, m1 dr1 by dt v1, m2 dr2 by dt v2, mn drn by dt vn by टोटल मास। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना है तो m1 v1 plus m2 v2 plus mn vn by m1 plus m2 plus mn। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन होगा। एक बार इसको डिफरेंशिएट करके दिखा दें। आप लोगों को दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? दिख रहा होगा थोड़ा सा और इधर पे। तो इसको डिफरेंशिएट करके दिखा रहे हैं, dVCM by dt बोलो, d m1 को बाहर कर दो तो v1 by dt, m2 बाहर कर दो d v2 by dt, mn बाहर कर दो d vn by dt डिवाइडेड बाय टोटल मास है। ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m1 v1 को p1 कह सकते हैं मोमेंटम, m2 v2 को p2 कहेंगे दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम, इसको pn कहेंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं d p1 by dt, d p2 by dt, d pn by dt बाय टोटल मास। या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, दोनों एक बात। इसको हम लोग कह सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये VCM by dt को क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर। ये होगा m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस mn an बाय टोटल मास। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का फॉर्मूला पता चल गया, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी अगर x डायरेक्शन में पूछे तो इसको सबको वेक्टर को किधर लिखेंगे, x डायरेक्शन। तुमसे पूछे कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन क्या होगा, तो कहोगे m1 ax1 प्लस m2 ax2 प्लस mn axx बाय। उसी तरह से एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dp1 d1। इसको हम लोग एक साथ अगर लिख लें तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, d by dt of p1 plus p2 plus pn बाय टोटल मास है। कोई दिक्कत है? ये p1 plus p2 plus pn क्या हो गया, इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम। पहले का ये वेक्टर है सर, पहले का मोमेंटम, दूसरे का मोमेंटम, आगे का मोमेंटम, सबका मोमेंटम का वेक्टर सम, ये पूरे सिस्टम का मोमेंटम। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये m को किस तरफ ले, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ दिस होल सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ ऐसे उधर से इधर जाए, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू d by dt ऑफ मोमेंटम ऑफ दिस होल सिस्टम। मोमेंटम ऑफ दिस होल सिस्टम, इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम। मास ऑफ दिस होल सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको हम लोग कहेंगे F एक्सटर्नल। किसी भी सिस्टम का मास इनटू एक्सेलरेशन किसका, सेंटर ऑफ मास का, ये नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा। नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये बात हम लोग लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हैं। न्यूटन का पहला नियम है F एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू dp बाय dt। ये पहला नियम है। और ये दूसरा है कि एक्सटर्नल फोर्स जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर। और पहला नियम है एक्सटर्नल फोर्स जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। ये तो पहले ही पढ़े, वही चीज तो फिर से लिखे, अंतर क्या है, कोई अंतर नहीं है। वहां पर हम लोग एक एक बॉडी का पढ़ते हैं कि किसी एक बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स जो लगेगा
उस बॉडी का मास इनटू उसका एक्सेलरेशन। तो किसी बॉडी अगर एक रिजिड बॉडी है और ये अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका उतना ही एक्सेलरेशन होगा जितना इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा। तो वहां हम लोग सेंटर ऑफ मास नहीं बोलते, हम लोग कहते थे कि ये बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है, अंडरस्टूड है कि उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन उतना ही है। यहाँ पर हम लोगों को सेंटर ऑफ मास करना जरूरी है क्योंकि ये वाला बॉडी इधर मूव करे, ये वाला बॉडी इधर मूव करे, ये वाला बॉडी इधर मूव करे और सेंटर ऑफ मास हो सकता है इधर। तो यहाँ पर अगर एक ही सिस्टम में एक से ज्यादा बॉडी है तब हम लोग वहां इंडिविजुअल बॉडी की बात नहीं करेंगे, वहां पर सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे कि अगर इस पूरे सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो वो मास इनटू एक्सेलरेशन किसका, सेंटर ऑफ मास का होगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसका, सेंटर ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसका, पूरे सिस्टम का होगा। अगर इस पूरे सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इस पूरे सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो का क्या मतलब, इस पर इस पर इस पर इस पर इस पर या तो किसी पर कोई फोर्स नहीं लगे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, या इस पर अगर फोर्स ऊपर 10 न्यूटन लग रहा है तो इस पर नीचे 10 न्यूटन, तब भी सिस्टम पर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर हम इस पूरे क्लासरूम को सिस्टम मानते हैं और कहें कि नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब कि कोई भी दो अगर बॉडी है इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स को जीरो कर देंगे। अगर इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट। ये एक पॉइंट हो गया, ये पहला पॉइंट हो गया। हम लोग लिखेंगे कि अगर किसी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का जीरो होगा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। इसी को दूसरे शब्दों में कैसे लिखो, न्यूटन का पहला नियम, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये पहला नियम। वो किसी एक बॉडी के लिए था, यहाँ हम किसी एक सिस्टम के लिए करें, अंतर सिर्फ इतना ही। दूसरा नियम कैसे कहेंगे इसमें, तो कहोगे देखिए अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कांस्टेंट रहे, पूरे सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट है, P1 प्लस P2 प्लस Pn, ये कांस्टेंट है। इसको, इस प्रिंसिपल को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल यही है कि अगर किसी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट होगा। अब इसी को हम एक्स डायरेक्शन में भी कह सकते हैं, वाई में भी कह सकते हैं, जेड में भी कह सकते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में जीरो है तो उसका मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कंजर्व है ना जी। तो आप किसी एक डायरेक्शन में कहिए या तीनों डायरेक्शन में कहिए, वेक्टर फॉर्म में उसको लिख लीजिए, तो इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल करते हैं। और यही प्रिंसिपल पर बेस्ड हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, वैसे ही जैसे लॉज ऑफ मोशन में करते थे, लेकिन वहाँ एक एक बॉडी का एफबीडी बनाते थे, यहाँ दो तीन बॉडी का एक साथ एफबीडी बनाए। अलग अलग और एक साथ एफबीडी बनाने में डिफरेंस क्या है, तो आपको बताएं कि देखो इंटरनल फोर्सेस को नहीं दिखाते हैं, तो एक साथ बना रहे हैं तो एक दूसरे पर जो फोर्स लग रहा है उसको छोड़ देंगे, बाकी एक्सटर्नल फोर्सेस को दिखा देंगे, तो कोई फर्क इसमें नहीं है। अगले दिन हम लोग यही सब डिस्कस करेंगे, इसको लिखिए।